तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 2025 का अनसॉल्व पेपर है सेट 1, इसको पूरा सॉल्व करने वाले। ठीक है, देखो अगर आपको भी पता है यार, अगर आप लोग अनसॉल्व पेपर को अच्छे से लगा लेते हो ना तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि अनसॉल्व पेपर में क्या वही पिछले वर्षों के जो पेपर है, तो 2025 का पेपर देखने वाले हो तो इससे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टाइप का पेपर में आएगा। तो मस्त तरीके से चलो सॉल्यूशन करते हैं 2025 के सेट 1 का पूरा। ठीक है, देखो इसके पहले हमने एक वीडियो ला दिया था जिसमें हमने आपको इस पूरे 2025 के सेट 1 के जितने न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल हमने एक वीडियो पे कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, अगर वो वीडियो देखना चाहो तो ये वाला वीडियो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियो पे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरुआत करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस की। ठीक है, और जो लोग नए हो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो शुरुआत करते हैं 2025 का सेट नंबर 1। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा पहले नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, पहले का नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। ठीक है, आपको एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण देना है जिसमें विलेय क्या हो, कोई गैस हो। पहला जल में घुली हुई ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन में कपूर का विलयन, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, या जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ठीक है, क्वेश्चन है क्या कि आपको बताना एक ऐसे विलयन का उदाहरण देना है जिसमें क्या हो, जिसमें आपसे कहा गया एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। इसमें जो विलेय हो ना वो कोई गैस हो। ठीक है, तो इसमें गैस वाले कौन कौन से एग्जांपल है, केवल बी नंबर वाला ऑप्शन भी है जिसमें नाइट्रोजन में कपूर को घोला गया है। ठीक है, और सी नंबर वाला है जिसमें पैलेडियम में हाइड्रोजन को घोला गया है। ये दो है मतलब ऑप्शन जिसमें से दो गैस हैं, जैसे इसमें भी नाइट्रोजन गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सही कौन सा है। तो इसमें बात करें ना तो इसमें नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन में जो कपूर का विलयन होता है ना, इसमें नाइट्रोजन विलायक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, और कपूर है और कपूर जो है ये विलेय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आपसे कहा गया ना कि ऐसा विलयन बताओ जिसमें विलेय कोई गैस हो, तो इसमें जो गैस है ना नाइट्रोजन, ये विलायक है ना कि विलेय है। लेकिन इसमें जो पैलेडियम है ना ये विलायक की तरह होता है और हाइड्रोजन जो गैस है ये विलेय की तरह होता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि ऐसा कोई विलयन बताओ जिसमें गैस जो है ना वो विलेय की तरह कार्य करे। तो इसमें हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये आपकी गैस है और ये इसमें विलेय की तरह कार्य कर रही है, और पैलेडियम जो है विलायक की तरह कार्य कर रहा है। तो ये एक ऐसा ठोस विलयन है जिसमें हाइड्रोजन क्या है, एक विलेय है और गैस की तरह व्यवहार कर रही है। तो कहा गया जिसमें विलेय कोई गैस हो ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण बताओ, तो ये वाला पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन का विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है। पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन जो है एक प्रकार का ठोस विलयन है जिसमें विलेय एक गैस है हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहला वाला हो गया। आप देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है पहले का नंबर, कह रहा है कि एक जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन, द्विसंयोजी का मतलब जिसमें दो आयन हो, द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान बताओ और इसका परमाणु क्रमांक 25 है। परमाणु क्रमांक 25 का क्या मतलब है, 25 परमाणु क्रमांक बताओ इसका होता है, 25 होता है मैग्नीज का, है ना। तो मैग्नीज का हमें दिया गया 25 Mn। अब कह रहा है द्विसंयोजी आयन, द्विसंयोजी का मतलब दो आयन हो, तो दो आयन के लिए हमें इसके ऊपर 2+ लगा देने हैं। ठीक है, क्योंकि Mn एक धातु है तो इसके ऊपर प्लस ही तो होगा, तो द्विसंयोजी के लिए 2+ हमने लगा दिया। तो अब इस Mn2+ पे हमें बताना है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए सबसे पहले Mn2+ का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। तो देखो हम करते क्या, Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले सबसे पहले Mn का निकाल लेते हैं। Mn का मतलब 25 परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये किसका आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25 का। अब आपको Mn2+ का चाहिए, तो Mn2+ का क्या मतलब है, अगर किसी के ऊपर 2+ लगा 3+ लगा मतलब उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। जैसे 2+ लगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, सबसे बाहरी कक्षा से। तो जैसे इसमें सबसे बाहरी कक्षा कौन सी है, 4s वाली, तो इससे आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने। तो इसका विन्यास आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो 4s0 और 3d5। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। अब जो 3d5 है ना, अब आपको इसमें चेक करना है इसका विन्यास। ठीक है, अब देखो d ऑर्बिटल में कैटो कक्षक होते हैं, आपको पता है d में 5 कक्षक होते हैं, तो 1 2 3 4 1 5 कक्षक हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3
4 5, ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसके बाद देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। क्या देखो इसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, देखो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकेले हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन कक्षक में अकेले हैं उन्हें ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अकेले हैं, कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे सब में अलग अलग एक ही एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन कक्षक में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उनको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो यहाँ पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो सबसे पहले आपको 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको पता चले, तो सबसे पहले जब भी चुंबकीय आघूर्ण निकालने कहेगा तो आपको सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। अब इसके बाद चुंबकीय आघूर्ण निकल जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर सूत्र होता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को लिखते हैं म्यू से, किससे लिखते हैं, म्यू से, यू जैसा बनता है इस टाइप से, ये चुंबकीय आघूर्ण है। म्यू बराबर सूत्र होता है अंडर रूट n कोष्टक में n+2। ठीक, ये सूत्र होता है। अब n क्या है, यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये जो 5 निकाला है ना यही n की वैल्यू हो जाएगी। अब आप निकाल लो, तो n की जगह कितना रखोगे 5 और कोष्टक में 5+2, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और 5 2 जोड़ोगे 7, मतलब आ गया 7 × 35। ठीक, अब आपको 35 का वर्गमूल निकाल लेना है, तो 35 का वर्गमूल जब निकालोगे ना तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 5.92। इसकी जब निकालोगे ना भागविधि से इसको हल कर लेना, तो 5.91 आती है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 5.92 है, तो इसका विकल्प नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 5.92 वाली। तो देख सकते हो किस टाइप से आपका चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सिंपल Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकाले, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, फिर चुंबकीय आघूर्ण n कोष्टक में n+2 से हमने निकाला, तो 5.92 आपका चुंबकीय आघूर्ण निकल गया। ठीक है, तो मस्त तरीके से वाला क्वेश्चन भी हो गया, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, कह रहा है संकुल CuNH3 का होल 6 Cl2 के विलयन से कितने आयन उत्पन्न होंगे। इसके विलयन से कितने आयन उत्पन्न होंगे ये हमें देखना है। तो चलो देखते हैं भैया, हमारे पास है देखो CuNH3 का होल 6 और बाहर है Cl2। ठीक है, ये हमारे पास अब कह रहा है इसमें बताओ कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे Cl2 लगा है, मतलब 2+ और 2- आयन होना चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा CO। ठीक है, CuNH3 का होल 6 2+ और 2Cl-, ये इसमें टूटेगा है ना, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 2Cl- में टूट जाएगा और 2+ में ये टूट जाएगा। तो आयन बताने हैं, तो आयन कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ से 2 आयन इसके पास है, प्लस और माइनस से मतलब केवल आयन, देखो 2 आयन इसके पास है और 1 आयन इसके पास, मतलब हमारे पास आयन कितने आ गए 3। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, 3 आयन इसमें है। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया मस्त तरीके से कि आपका विकल्प नंबर सी, 3 आयन इसमें होंगे। फिर इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, ऐसा कौन सा अभिकर्मक है जो बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया नहीं करता और एसीटोन से भी अभिक्रिया नहीं करता। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है, फेलिंग विलियन। ठीक है, फेलिंग विलियन जो होता है ना भैया, ये आपका किससे, ना तो बेंजल्डिहाइड से क्रिया करता है और ना ही एसीटोन से। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड से तो क्रिया कर लेता है, SCHO से क्रिया कर, मतलब SCHO से अभिक्रिया देता है, लेकिन बेंजल्डिहाइड C6H5CHO और एसीटोन CH3COCH3 इससे बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं देता। ठीक है, तो वही चीज कहा गया कि ऐसा अभिकर्मक बताओ जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन है वो, फेलिंग विलियन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ का सी सही हो गया। ठीक, अब इसके बाद अंगा नंबर क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे मीठी शुगर या सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो याद रखो फ्रक्टोज। कौन सी होती है, फ्रक्टोज। तो इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, फ्रक्टोज जो होती है ये क्या होती है भैया, सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। अंगा नंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे आपका है CH2 NHCH3। इसका IUPAC पूछ रहा है। ठीक, तो IUPAC के लिए आपको यहाँ पे इसका जो IUPAC होगा ना वो डी नंबर वाला होगा। ठीक है, कौन सा, देखो यहाँ से N मेथिल प्रोब 2 इन 1 एमीन वाला। कैसे, देखो यहाँ से आप कार्बन गिनोगे 1 2 3। ठीक है, ये गिन लिया। आप देखो यहाँ पे आपको ये मेथिल लगा है, तो इसको आपको दिखाना है N मेथिल। ठीक, N मेथिल हो गया। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखो
प्रोप और दूसरे तीन कार्बन ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोप, और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड तो प्रोप टू इन, है ना। और ये NH क्या है, एमीन को प्रदर्शित करता है, किस कार्बन पे लगा पहले पे, तो 1 NH के लिए एमीन, तो ये इसका पूरा यूपीएससी नाम हो जाएगा कि N मेथिल प्रोप टू इन 1 एमीन, ठीक है। तो इसका डी नंबर वाला ऑप्शन ये वाला आपका सही है कि N मेथिल प्रोप टू इन 1 एमीन वाला, ठीक है। तो ये आपके थे पहले के 4 नंबर तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब आप लोग खुद अपना देख लो कि आप लोग कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हो। इसी टाइप का अगर पेपर आता तो आपका कैसा जाता, ठीक है। आप लोग इससे अपना अंदाजा लगा सकते हो, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद देखते हैं दूसरे का नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। देख सकते हो कि 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता गणना कीजिए। तो न्यूमेरिकल हमने बता दिया, पूरे सेट के हमने न्यूमेरिकल लगवा दी। इससे पहले आप लोग चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। अगर उस वीडियो को ढूंढने में दिक्कत तो कमेंट कर देना, हम आपको उस वीडियो की लिंक दे देंगे, ठीक है। तो वो वाला भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है खा नंबर, ताप बढ़ाने पे गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है, ठीक है। मतलब अगर आप ताप बढ़ा देते हो तो गैसों की द्रव्यों में विलेयता में कमी क्यों आने लगती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि अगर द्रव में गैस का घुलना, कहा गया ना द्रव में गैस की विलेयता, विलेयता का मतलब होता है घुलना। तो यहां से पढ़ लो, द्रव में गैस का घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्या कहा गया, अगर द्रव में कोई गैस घुलती है तो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब इसमें ऊष्मा लगती है, इस सब क्रिया को करने में आपका मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकले। और एक अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी में ऊष्मा प्रवेश करती है। तो कहा गया कि द्रव में अगर गैस घुलती है तो द्रव में गैस का घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, मतलब इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। और कहा गया अतः ला सातेलिय नियम के अनुसार, ठीक है, ला सातेलिय नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित होती है। अगर आप ताप बढ़ा देते हो तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाती है, और यही कारण है कि विलेयता घट जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि क्यों घटती ताप बढ़ाने पे विलेयता, क्योंकि अभिक्रिया पश्चिम दिशा में हो जाती है ला सातेलिय नियम के अनुसार, इस कारण से विलेयता घट जाती है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया दूसरे का खा नंबर वाला, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। दूसरे का कह रहा है लैंथेनाइट द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। 2 नंबर पे है। तो आपको इतना तो पता है कि लैंथेनाइट में कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। तो देखो सबसे पहली बात, लैंथेनाइट परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती का मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बदलती रहती है। तो इसका आंसर देख सकते हो कि लैंथेनाइट तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। सभी लैंथेनाइट तत्वों की सबसे सामान्य और स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +3 होती है, ठीक है। सबसे स्थिर जो है +3 होती है। और इसके अतिरिक्त कुछ तत्व +2 भी दिखाते हैं और कुछ +4 भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका दूसरे के गा नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मस्त तरीके से ये वाला भी हो गया दूसरे का गा नंबर। फिर घा नंबर है कि FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 के ज्यामितीय समावयवी, ये वाला आपको देखो दिखा देते हैं यहाँ पे कि किस टाइप से ज्यामितीय समावयवी बनते हैं, ठीक है। आप देखो इसके हमें क्या बना दे, ज्यामितीय समावयवी FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 के, ठीक है। तो इसके 2 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। तो देखो दोनों के बना देते हैं ज्यामितीय समावयवी इसके, ठीक है। ज्यामितीय समावयवी बनाना एकदम आसान है, ठीक है। देखो ज्यामितीय समावयवी के लिए सबसे पहले एक में यहाँ पे Fe रख देते हैं इस टाइप से। आप देखो 2 NH3 है, ठीक। 2 NH3 में अगर आप क्या करो, NH3 को देखो यहाँ पे इतना तो पता है सबको, उपसय संयोजक बंध लगेगा इस टाइप से, ठीक। NH3 2 ठो है तो एक NH3 यहाँ जोड़ दो, एक NH3 यहाँ जोड़ दो, और क्या है 4 CN है तो 4 CN जोड़ दो, एक CN मान लो ये जोड़ दिया, एक CN ये जोड़ दिया, एक CN ये जोड़ दिया, एक CN ये जोड़ दिया मान लो, ठीक है। कोई दिक्कत, 4 CN हो गए, 2 NH3 हो गए, ठीक। ये इसकी संरचना जाके बन गई। एक तो ये बनेगी, इसे कहा जाएगा समपक्ष, ठीक है। इस संरचना को कहा जाएगा समपक्ष। समपक्ष कहो या इंग्लिश में कह दो सिस, है ना, सिस कहते हैं इसे, ठीक। समपक्ष सिस कहते हैं, ठीक है। ये जिसमें देखो क्या हुआ है, सिस क्यों कहते हैं, समपक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें NH3 और NH3 पास पास लगे हैं। जब NH3 और NH3 पास पास की जगह एक दूसरे के विपरीत लग जाएंगे तो उसे विपक्ष कहा जाएगा। 2 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। पहला ये बन गया, पहला नंबर समपक्ष वाला, और दूसरा विपक्ष वाला ट्रांस वाला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Fe लिख लो,
अब की बार जो NH3 बगल बगल लगाए थे, अब की आमने सामने मतलब एक दूसरे के विपरीत लगा लो, तो इसे विपक्ष कहा जाएगा, है ना ये। और बाकी जगह क्या जोड़ दो, CN जोड़ दो 4 ठो, एक CN यहाँ जोड़ दिया, 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 ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसका दूसरा ज्यामितीय समावयवी बन गया, इसे कहा जाएगा विपक्ष या इंग्लिश में ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। एक सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है, ठीक है। इस टाइप से हमारे क्या बन जाते हैं, ज्यामितीय समावयवी। कुछ भी नहीं है इसमें बनाने में, सिंपल है। Fe था, Fe लगा दिया, 2 NH3 थे, 2 NH3 उपसहसंयोजक बॉन्ड से जोड़ा, 4 CN थे वो जोड़ दिया, ये समपक्ष बना। क्यों, क्योंकि NH3 पास पास लगे, है ना, और इसमें आमने सामने लग गया तो विपक्ष हो गया, ट्रांस। तो ये आपका दूसरे का घ नंबर वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरे नंबर वाले देखो, देखते हैं, तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लो। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है तीसरे का का नंबर, इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपयुक्त समीकरण से समझाइए। 2 नंबर पे है, पहली वुर्ज अपक्रिया समझा दी, दूसरी वुर्ज फिटिंग। तो ये तो आपने याद ही कर रखी होगी, क्योंकि आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है और हमने कराई भी इससे पहले, ठीक है। तो वुर्ज अपक्रिया देखो क्या होती है, वुर्ज अपक्रिया पहले बता देते हैं। इसमें देखो कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो आप, किसी भी एल्किल हैलाइड आप ले सकते हो, और उसकी अपक्रिया अगर सोडियम धातु से शुष्क ईथर में करते हो तो एल्केन बनता है। तो उदाहरण के लिए हमने लिखा है कि मेथिल क्लोराइड, कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, तो हमने मेथिल क्लोराइड ले लिया, ठीक है। तो मेथिल क्लोराइड के 2 अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर एथेन बनता है, और यह अभिक्रिया वुर्ज अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब इसका उदाहरण दे दो, मेथिल क्लोराइड के आपको 2 अणु लेने, तो सूत्र होता है मेथिल क्लोराइड का CH3Cl, कितने अणु लेने, 2, तो 2 का गुणा कर लो। अब कह रहा है सोडियम धातु से क्रिया, तो सोडियम धातु के 2 अणु ले लो, 2Na, है ना, सोडियम धातु ले लिया। अब उपस्थिति किसकी देनी है, शुष्क ईथर की, तो यहाँ पे हमने भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दिया। आप जब इसकी अभिक्रिया करोगे तो यहाँ 2 का गुणा है, कार्बन पहले 1 तब 2 का गुणा होने से कितने हो गए, 2, तो 2 कार्बन ये हो गए, हाइड्रोजन पहले 3 तब 2 का गुणा होने से 6 हो गए, तो C2H6 बन गया, प्लस यहाँ से 2Na और 2 क्लोरीन, 2 का गुणा तो 2NaCl बाहर निकल जाता है। यही सिंपल से क्रिया वुर्ज अपक्रिया है, और इसका नाम क्या है, C2H6 का एथेन। कहा था ना एथेन बनती, तो C2H6 क्या है आपका, एथेन। तो मेथिल क्लोराइड के 2 अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पे एथेन बनता है, यह अपक्रिया वुर्ज अपक्रिया 1 नंबर पे पूछी गई है, ठीक है। अगला है वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। इसमें आपको एक एल्किल हैलाइड का अणु लेना होता है और एक एरियल हैलाइड का, मतलब एक बेंजीन वाला, है ना। तो इसमें हमने क्या लिखा है कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से तथा सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पे मेथिल बेंजीन बनती है, और यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। तो सिंपल सी है, देखो सिंपल, आपको मेथिल क्लोराइड लेना है CH3Cl, क्या लेना है, मेथिल क्लोराइड लेना है CH3Cl, और क्या लेना है, और क्लोरोबेंजीन लेना है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है ये, बेंजीन लगा लो और ऊपर क्या लगा लो, क्लोरीन, ये बेंजीन बन गई, ऊपर यहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्लोरीन, ठीक है। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से और सोडियम धातु के 2 अणु, ठीक। अब इसकी उपस्थिति यहाँ पे किसकी देंगे, शुष्क ईथर की, यहाँ पे हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दिया, ठीक है। देखो ये मेथिल क्लोराइड, ये क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति, जिससे बनेगा क्या, यहाँ से 2Na, ये Cl और ये Cl मिलके 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और बनेगा क्या, इस बेंजीन के ऊपर ये वाला CH3 आगे लग जाएगा। ये है मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, क्या है ये, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन है। तो ये सिंपल से आपके पास आके मेथिल बेंजीन या टॉलुइन बन गया, और 2NaCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये वुर्ज फिटिंग अपक्रिया है। मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया क्लोरोबेंजीन और सोडियम धातु से शुष्क ईथर पे कर दिया, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन आपका बन गया। तो ये वुर्ज अपक्रिया हो गई, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया हो गई। आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। तीसरे का नंबर प्रश्न हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है खा नंबर, कि तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलय क्यों होते हैं। देखो कहा गया जैसे एल्कोहल के क्या होते हैं, ROH सूत्र के यौगिक, है ना। जैसे उदाहरण के लिए C2H5OH। कहा गया तुल्य अणुभार वाले दूसरे हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा ये आपके OH वाले ज्यादा जल में विलय क्यों होते हैं, ठीक है, यही पूछा गया ना। तो OH वाले जल में ज्यादा विलय इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ध्रुवी होते हैं। देखो OH में OH माइनस होता है ना, तो इसमें क्या होता है, आयन होता है, मतलब ये ध्रुवी होते हैं। तो ध्रुवी होने की वजह से जल में जाके हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, और बाकी जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो C6H6 है या C2H6 है, ये जितने हैं ना,
इनमें कोई ध्रुव तो होता नहीं, कोई आयन तो होते नहीं है, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन जल में नहीं बना पाते, इसलिए ये कम विलेय होते हैं। लेकिन जिसमें OH लगा होता है उसमें क्या होता है, वो ज्यादा विलेय होते हैं। इसका आंसर देख लो, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखो शो हो रहा होगा, पढ़ लो। इसका आंसर ये है कि एल्कोहल जो OH समूह वाले हैं ना, वो जल में अधिक घुलनशील होते हैं, क्योंकि उनमें उपस्थित OH समूह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, OH वाले क्या करते हैं, जल में जाके हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, और हाइड्रोजन आबंध एक मजबूत आबंध होता है, जिसकी वजह से वो विलेय होते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं, उनमें कोई आयन नहीं होता, जिसकी वजह से वो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाते। तो इसका कारण यही है, OH इसीलिए ज्यादा विलेय होते हैं, लेकिन अन्य हाइड्रोकार्बन कम विलेय होते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला देखोगे, अगर यहाँ पे ये वाला, निम्न में विभेद कीजिए। ठीक है, निम्न में आपको विभेद करना है कि प्रोपेनल एवं प्रोपेनोन में, फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल में, इनमें आपको विभेद करना। विभेद का मतलब अंतर बताना है। ठीक है, कोई रासायनिक परीक्षण देके या कोई रासायनिक समीकरण देके आपको अंतर बताना होता है। तो चलो ये वाला बता देते हैं, इसको आप नोट कर लिए थे ना, इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो आप देख लेते हैं प्रोपेनल एवं प्रोपेनोन में विभेद, और बेंजोइक अम्ल और फिनॉल में विभेद। ठीक है, अंतर बताना होता है कोई एक अभिक्रिया देखे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला नंबर है प्रोपेनल, इधर लिखा है, इधर प्रोपेनोन। देखो प्रोपेनल जो होता है ये टालन परीक्षण देते हैं, लेकिन प्रोपेनोन जो होते हैं टालन परीक्षण नहीं देते। तो इसी से आप इसका अंतर बता सकते हो। आप देखो जैसे प्रोपेनल का सूत्र है C2H5CHO, ये Ag2 जो है ये क्या है, टालन परीक्षण, ये क्या है, टालन अभिकर्मक होता है। Ag2O क्या है, टालन अभिकर्मक। ये जब आपका प्रोपेनल टालन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो C2H5COOH मिला के आपका ये क्या बन गया, प्रोपेनोइक अम्ल बन जाता है, और 2Ag आपका बाहर निकल जाता है। तो इसने क्या किया, प्रोपेनल ने टालन अपकर्मक से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक बना लिया है ना, लेकिन प्रोपेनोन जो होता है ये टालन परीक्षण नहीं देता। तो इसमें विभेद इस टाइप से आप कर सकते हो। मतलब विभेद देने का मतलब होता है कोई एक अभिक्रिया दे के दोनों का अंतर बता दो। ठीक है, कि ये अभिक्रिया करता है ये नहीं करता, बस काम हो गया। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा बेंजोइक अम्ल और फिनॉल से, फिनॉल में अंतर बताना था। तो बेंजोइक अम्ल जो है NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बाहर निकालते हैं, लेकिन फिनॉल जो होता है Na और CO3 के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। तो देखो जैसे बेंजोइक अम्ल का सूत्र C6H5COOH, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया हुई तो C6H5COO और ये Na मिलके ये बन गया H और एक ऑक्सीजन मिलके जल बाहर निकला और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने कहा था तो निकल गई, लेकिन ये जो फिनॉल है ना ये NaCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो इस टाइप से आप दोनों का अंतर, दोनों का विभेद बता सकते हो। ठीक है, तो तीसरे का घ नंबर क्वेश्चन भी सिंपल तरीके से हो चुका है। आप चलते हैं घ नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो तीसरे का घ नंबर कह रहा है कि दो जल में घुलनशील विटामिनों के नाम बताओ और इनकी कमी से होने वाले रोग बताओ। ठीक है, तो देखो दो जल में घुलनशील विटामिन जानते कौन कौन से, विटामिन सी और विटामिन B1। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर आपको शो हो रहा है कि दो जल में घुलनशील विटामिन और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां निम्न है। विटामिन सी एक है जिसका नाम, रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। दूसरी विटामिन है विटामिन B1, इसे थायमिन बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम थायमिन है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों विटामिन भी हो गए। तो सिंपल तरीके से ये भी हो गया। ठीक, तो ये वाला भी हो गया। अब इसके बाद देख लो। ठीक है, तो ये भी आपके दो जल में घुलनशील विटामिन वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसके बाद चौथा नंबर है, चौथे का क्या है, राउल्ट का नियम समझाइए। तो राउल्ट का नियम आपको आता है, सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि किसी विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुपात विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है ना, P0 - P बटा P0 बराबर X विलय, है ना। और ये वाला सवाल हमने पूरा लगवा दिया, सवाल वाला न्यूमेरिकल वाला बता दिया, इसके पहले वीडियो हमने कराया है, सारे न्यूमेरिकल उसमें करा दिए, आप लोग वीडियो चैनल पे देख सकते हो। तो चौथे का भी न्यूमेरिकल वाला है, चौथे का भी न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल हमने करा दिए हैं। अब हम सीधा चलेंगे चौथे के गा नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, न्यूमेरिकल करा दिए, क्योंकि एक वीडियो पे फिर पूरा सेट बहुत लंबा बन जाता है, वीडियो 1.5-2 घंटे बनता, 2 घंटे का, तो इतना फिर बन नहीं पाता है ना। तो इसलिए आपको देखो उसमें हमने न्यूमेरिकल करा दिया था। इसमें जितने प्रश्न आपके कहाँ तक के हैं, इसमें आपको 5वें के घा नंबर तक करा देंगे। ठीक है, 5वें के घा नंबर तक, हाँ 5वें के घा तक। और इसके बाद जो 6वें नंबर से प्रश्न रिएक्शन वाले, रिएक्शन के लिए अलग वीडियो लाएंगे, उसमें रिएक्शन वाले करा देंगे। ठीक है, तो 5वें के घा तक ही कराएंगे इस वीडियो पे। तो चलो ये वाला आप देखते हैं हम लोग, कौन सा, चौथे का घा नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन है, कह रहा है कारण सहित समझाइए। 3 क्वेश्चन है,
पहला है कि Cr2+ अपचायक है, जबकि Mn3+ आक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ये। दूसरा है धातु अपनी उच्चतम आक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। और तीसरा है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं। तो इन तीनों के आंसर आपको देखो यहाँ पे बता देते हैं। देखो पहले चौथे का ग नंबर वाला कि Cr3+ ज्यादा अपचायक है और जो Mn3+ है आक्सीकारक क्यों, ये वाला ना। तो पहले इसका आंसर देखो, यहाँ पे आपको जो ऊपर दिख रहा है देखो स्क्रीन पे, सबसे पहले हमने क्रोमियम का विन्यास निकाला हुआ है, 24 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका जो विन्यास निकला वो कितना निकला जाके, ठीक है, वो कितना निकला जाके, यहाँ पे एक चीज सही कर लेना, यहाँ पे 4s1 3d5 होगा। क्यों? क्योंकि क्रोमियम हमें पता है क्या होता है, अपवाद, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ठीक है। तो ये किसका आएगा? क्रोमियम का। अब हमें करना है क्रोमियम 2+। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? सबसे बारीक अच्छा से। तो एक इलेक्ट्रॉन हम 4s वाले से निकाल लेंगे, तो 4s पे 0 हो गया है। और जो 3d पे कितने थे? 5। अब बचे 3d पे 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक 4s1 जो था उससे एक चला गया तो 4s0 बन गया, और 3d5 से एक चला गया तो 3d4 बन गया। तो इस तरह से विन्यास है। अब जो लास्ट वाला d ऑर्बिटल है ना, उस अब आपको पता है d में कितने 5 कक्षक होते हैं, तो 5 कक्षक है और नीचे 4, d पे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 है। तो चारों इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भरे हुए हैं, ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन भरे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हमने दिखाया हुआ है, आप लोग देखो स्क्रीन पे कि Cr2+, देखो क्या लिखा हुआ है कि Cr2+ जो क्रोमियम है ना, Cr2+ ये आपका Cr3+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाता है? Cr3+। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तो ये कौन सी प्रकृति दिखाएगा? अपचायक, ठीक है। तो इसीलिए नीचे से लिखा गया है कि अतः Cr2+ अपचायक की तरह उपयोग होता है, ठीक है। ये चीज यहां से हमने लिख दिया है, ठीक है। तो Cr3+ हो गया। जब 3+ हो जाएगा तो इसमें देखो कक्षक पे 3 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया, ठीक है। यहाँ पे अब 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए, तो Cr3+ क्या हो जाएगा? अब ये अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। तो इसका इस टाइप से आपको आंसर लिख देना, ठीक है। फिर इसके बाद Mn3+ का दिया है। Mn का 25 परमाणु क्रमांक होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 इसका विन्यास आता है। अब Mn3+ की बात है तो 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो 4s वाले से 2 निकाल देंगे तो 4s0 बन जाएगा, और जो 3d5 था इससे 1 निकाल देंगे तो 3d4 बन जाएगा। इसका भी d4 आया, ठीक है। तो मतलब d पे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका Mn2+ है ना, Mn2+ ये एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इसमें क्या था, हाँ इसमें देखो Mn3+ की बात है ना, तो Mn3+ जो है ना आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Mn2+ बनाएगा, और ये कैसी इसकी प्रकृति होगी? आक्सीकारक की। इसमें अपचायक की थी क्योंकि Cr2+ था जो कि Cr3+ बना रहा है एक इलेक्ट्रॉन त्याग के। इसमें Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Mn2+ बना रहा है, तो ये कैसी प्रकृति दिखा रहा है? आक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसका पूरा आंसर इसी टाइप से आपको लिखना है कि पहले आपको क्रोमियम वाले का विन्यास निकाल के दिखा देना है, और ये अपचायक की तरह व्यवहार करे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इसलिए आक्सीकारक की तरह, ठीक है। तो इसका आंसर पहले वाले का कारण सहित आपने ये बता दिया पूरा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब इसके बाद दूसरा जो था कौन सा? ये वाला कि धातुएं अपनी उच्चतम आक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करती ना। तो इसका आंसर ये है कि धातुएं अपनी उच्चतम आक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है ना, दोनों ही अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, जिसके कारण इनका आकार छोटा होता है और वे धातु आयनों को प्रभावी ढंग से स्थिर कर पाते हैं। इसी कारण से क्या करती है, जो ऑक्साइड और फ्लोराइड है, ये ज्यादा आपकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दूसरे नंबर वाले का। तीसरे नंबर पे पूछा गया था कि संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक क्यों बनाती है। तो तीसरे नंबर का आंसर है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है क्योंकि उनके पास अपूर्ण डी कक्षक होते हैं। आपको पता है संक्रमण तत्वों में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब बहुत कम भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे नहीं होते। तो वही चीज कहा गया, जो अपूर्ण डी कक्षक होते हैं ना, इसी के कारण वो रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो इसका आंसर है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि उनके पास अपूर्ण डी कक्षक होते हैं और वे प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से कुछ तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करके डीडी संक्रमण बनाते
है। ठीक है, तो इसका आंसर ये तीसरे वाले का हो जाएगा। तो चौथे का ग नंबर के तीनों क्वेश्चन इस टाइप से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आप चौथे का घ वाला देख लो। इसमें आपसे पूछा गया है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं और उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनके वेग व्यंजक नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले कोटि की परिभाषा देखो हमने यहाँ पे लिखी है। देखो पढ़ना यहाँ से कि अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के पदों की घातों के योग के बराबर होता है ना। जैसे वेग व्यंजक मान लो ये है k बराबर a, वो वेग बराबर है ना। वेग व्यंजक क्या होता है? वेग बराबर k a की पावर x b की पावर y। ठीक है, ये वेग व्यंजक होता है। कोटि निकालनी है तो ये जो अभिकारक की सांद्रता a है और b है, इनकी जो घात x और y है ना, इनको अगर जोड़ देते हो तो x प्लस वाई जो होगा यही कोटि कहलाएगी। तो इसका आंसर सिंपल से इस टाइप से लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन में दो आपको व्यंजक दिए गए थे, इनकी कोटि पूछ रहा था। तो देखो इसके भी हमने पहले नंबर वाले पे था वेग बराबर के a की पावर 1/2 b की पावर 3/2। अगर कोटि निकालनी तो इनकी जो घाते हैं ना 1/2 3/2 इनको जोड़ दो, यही इसकी कोटि कहलाएगी। तो पहले वाले की कोटि निकल के 2 आ गई थी। ठीक है, दूसरे नंबर वाले पे वेग था a की पावर 3/2 और b की पावर -1 था। तो 3/2 और -1 कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी कोटि भी निकल गई। तो ये वाला क्वेश्चन भी चौथे का घ नंबर भी इस टाइप से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब पांचवे का जो न्यूमेरिकल वाला ये भी हमने करा दिया था। ठीक है, पांचवे का पे दो है, पहला और दूसरा। पहला न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल की वीडियो हमने बता दिया, न्यूमेरिकल पहले बता दिया। ठीक है, दूसरा नंबर वाला देख लो कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती, कारण से समझाइए। ये वाला समझ लो, है ना। तो देखो इसका आंसर भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि किसी विलयन की चालकता तनुता बढ़ाने से इसलिए घटती है। ठीक है, तनुता के साथ इसलिए घटती है क्योंकि विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है। जैसे अब तनुता का क्या मतलब है? उस विलयन को पतला कर देना। तो जैसे आप विलयन को पतला कर दोगे, तनु कर दोगे, तो उसमें आयनों की संख्या घट जाएगी, जिसके कारण चालकता भी घट जाती है। उदाहरण जैसे 1 मोलर NaCl, एक M लिखा है ना, M का मतलब है मोलर। 1 मोलर NaCl है जिसमें Na+ और Cl- में आयन टूटते हैं। कहा गया इसी विलयन में अगर पानी मिलाकर इस विलयन को तनु कर दिया जाए, एकदम पतला कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो आयतन बढ़ जाता है। जैसे आप इसे पतला कर दोगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा और प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या जो होगी वो कम हो जाएगी, जिससे चालकता भी घट जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा पांचवे का दूसरा नंबर। ठीक है, अब इसके बाद पांचवे का खा जो था, पांचवे की खा में भी दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। पहला न्यूमेरिकल वाला, ये वाला हमने सवाल लगवा दिया है। ठीक है, दूसरा है कि विभेद कीजिए पहला अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में और औसत और ताक्षणिक वेग में। ठीक है, तो इसके देख सकते हो हमने यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर देख लो। एक तरफ कोटि की परिभाषा हमने लिख दी, एक तरफ आणविकता की कोटि नीचे हमने निकाल के दिखा दी। CH3COOH प्लस NaOH उदाहरण देना है ना, तो CH3COOH प्लस NaOH जिससे CH3COOH प्लस H2O बना। अब इसमें अभिकारक की वो वेग व्यंजक निकाल सकते हो। वेग बराबर क्या हो जाएगा? K और कोष्टक में CH3COOH की पावर 1 हो जाएगा और NaOH की पावर 1। कोटि निकालोगे 1 + 1 2 आ गई। ठीक है, तो इसकी कोटि 2 आ गई। और आणविकता की तरफ हमने अंतर लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। तो इसमें 2 अभिकारक, इसलिए इसकी आणविकता 2 है। तो ये आणविकता और कोटि में विभेद, आणविकता और कोटि में विभेद हो गया। इसके बाद आपका ताक्षणिक और औसत वेग वाला है। तो देख सकते हो औसत वेग एक तरफ हमने लिख दिया, एक तरफ ताक्षणिक वेग लिख दिया है। इसकी परिभाषा भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। दोनों में अंतर विभेद बताना था, तो आसानी से ये वाला भी आपका हो चुका है। ठीक है, तो मस्त तरीके से भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पांचवे के गा नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो खा नंबर कंप्लीट हो गया। गा नंबर है कि निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम। देखो आपको पता है यार, उपसहसंयोजन वाला IUPAC जरूर आता है पेपर में। तो उपसहसंयोजन यौगिक के अगर आपको IUPAC करना नहीं आता तो चैनल पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बहुत आसान तरीके से IUPAC एकदम आसान तरीके से सिखाया है। ठीक है, तो वाला वीडियो अगर चैनल पे जाके देखोगे तो एकदम आसानी से आप भी चुटकियों में किसी भी यौगिक का नाम लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, आप देखो दोनों के नाम यहाँ पे हमने लिखे थे। जैसे पहला CuNH3 को होल 5 Cl और बाहर Cl2 लगाए, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले 5 NH3 है तो 5 के लिए पेंटा लगता है, तो पेंटाइमीन, और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। तो पेंटा एमिनो क्लोरो, और CO क्या है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट हो गया, और फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, थर्ड हो जाएगी, और बाहर जो Cl2 है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम पेंटाइमिनो क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। फिर दूसरा है K2NiCN का होल 4, है ना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम टेट्रासाइनो, 4 है ना CN, तो टेट्रासाइनो निकिलेट, और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? सेकंड। तो इसके नाम ये हो जाएंगे। तो दोनों के नाम भी हमने लिख लिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है।
अब इसके बाद गा नंबर में दूसरा नंबर है, 2 नंबर पे पूछा गया है कि निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की आंशिक अवस्थाएं निकालो, डी कक्षों का अभिग्रहण निकालो, अधिग्रहण निकालो और उपसहसंयोजन संख्या निकालो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिग्रहण पूछा, उपसहसंयोजन संख्या पूछी, आंशिक अवस्था पूछी। तो चलो जल्दी से इसे भी लगा लेते। ठीक है, तो इसका भी आंसर देख लो, हमने किया हुआ है पूरा। ठीक है, इससे अगर एक एक करके दिखाता हूं फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका जैसे K3CO का होल ट्राइज है ना, तो इसमें आंशिक अवस्था निकालोगे तो कोबाल्ट की निकालनी है तो कोबाल्ट को X मान लो। आंशिक अवस्था निकालोगे प्लस का 3 आ जाएगी। ठीक है, अब अधिग्रहण कैसे निकलता है, तो जो संयोजकतावन सिद्धांत है ना, क्रिस्टल छेद सिद्धांत, उसी से निकाली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कोबाल्ट की आंशिक अवस्था 3 आ चुकी है, तो कोबाल्ट 3 प्लस का हमें आंशिक निकाल लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने निकाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। अब लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षक में हमने 6 इलेक्ट्रॉन अलग अलग भर दिए। अब इसके बाद जो हमारे पास लिगेंड है ना C2O4, ये एक प्रकार का प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड होने की वजह से नीचे देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग रखे थे ना सभी कक्षक में, एक साथ आ गए हैं। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस टाइप से देखो, इस टाइप से थोड़ा दिखा दे यहाँ पे आपको, इससे समझ में आ जाए ना। ये देखो इस टाइप से यहाँ पे हमने जब प्रबल लिगेंड थे तो इलेक्ट्रॉन एक साथ हो गए। देखो ये आपका इस टाइप से इलेक्ट्रॉन एक साथ हो गए। ठीक है, इस टाइप से। अब इसके बाद क्रिस्टल छेद सिद्धांत के अनुसार ये 2 भागों में टूट जाएंगे, पहला Eg समूह और दूसरा T2G समूह। ठीक है, इस टाइप से आपने पढ़ा है ना, Eg और T2G समूह, तो उसमें ये टूट जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें देखो ये जो तीनों है ये आपके इधर आ जाते हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, और Eg में एको इलेक्ट्रॉन है तो Eg में 0 होता है। तो इसका अधिग्रहण यही है, जो अधिग्रहण पूछे तुमसे, ये अधिग्रहण इसका यही है, T2G 6 और Eg 0। ठीक है, तो ये इसका अधिग्रहण हो जाएगा। ठीक है, T2G 6 और Eg 0। उपसहसंयोजन संख्या पूछा है तो C2O4 जो लिगेंड है ना आपका C2O4 2- होता है, तो इसमें 2 तो आयन है और C2O4 हमारे पास कितने थे, 3। तो 2 आयन है, एक C2O4 के पास 2 आयन, और 3 है तो 2 गुणे 3 मतलब उपसहसंयोजन संख्या कितनी आ गई, 6। ठीक है, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हो गया। फिर दूसरा नंबर है, नीचे देखोगे MnH2O का होल 6SO4, इसमें भी आंशिक अवस्था निकाल सकते हो। x बराबर प्लस का 2 आएगा, क्योंकि Mn की x मान लेना, H2O की 0 होती है और SO4 की -2 निकाल लो, +2 आ जाएगी। फिर अधिग्रहण इसमें भी निकालना है तो Mn2 प्लस की निकाल लो, है ना, क्योंकि +2 आई आंशिक अवस्था। तो Mn2 प्लस का विन्यास क्या आया, 4s0 3d5। अब 3d5 का मतलब, 3d5 का क्या मतलब, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। ठीक है, 3d5 का क्या मतलब, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, है ना। अब H2O जो है, H2O कैसा लिगेंड है, H2O दुर्बल लिगेंड है, तो दुर्बल लिगेंड होने की वजह से ऐसे ही रहेंगे। और जब ये टूटेगा T2G और Eg समूह में, तो इन सब कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका अधिग्रहण ये हो जाएगा T2G3 Eg2। ठीक है, इसका अधिग्रहण ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बचा, उपसहसंयोजन संख्या, है ना। तो इसमें आपके पास उपसहसंयोजन संख्या में H2O आपके पास 6 है, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या भी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। अधिग्रहण ये आ गया और आंशिक अवस्था प्लस का 2 आ गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हल हो चुका है। कौन सा वाला भैया, कौन सा था ये, 5वें का गा। ठीक है, फिर है डीएनए और आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो उसका आप देख सकते हो, डीएनए और आरएनए में अंतर कहीं हमने लगा दिया है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, मस्त तरीके से आप संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपका 5वें के घ नंबर तक हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब बस ये है केवल रिएक्शन। 6वें के काम में आपके जैसे कुछ IUPAC नाम है, ये रिएक्शन टाइप का भी है, तो इनको पूरा एक साथ करा देंगे। जितने रिएक्शन वाले क्वेश्चन है ना इधर के, ये सब आपको एक साथ करा देंगे। ठीक है, जितने रिएक्शन वाले। तो ये अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। आज की वीडियो पे इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा बन चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, जिससे वो लोग भी अपना मस्त तरीके से तैयारी करें, अनसॉल्व को सॉल्व कर सके। देखो, अनसॉल्व को सॉल्व कराने के लिए वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, क्योंकि पूरा एक एक सॉल्व कराना पड़ता है। तो इसीलिए हम पार्ट बाय पार्ट ला रहे हैं। पहले पार्ट पे हमने पूरा न्यूमेरिकल लगवा दिए, इस पार्ट पे जितने थ्योरी वाले क्वेश्चन थे उनको करा दिए। अब रिएक्शन वाले बचते हैं वो अगले पार्ट पे आपको करा देंगे। ठीक है,
तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लो, और जो लोग मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और भी चैनल पे आप जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट भी हमने डाल दी है, वहाँ पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे केमिस्ट्री के सारे वीडियो, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में फिजिक्स के सारे वीडियो मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और किसी टॉपिक पे दिक्कत है कमेंट जरूर करना, हम आपको उसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।